चलिए गूगल में हम लोग सर्च करेंगे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास में एक आया, देखेंगे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। ध्यान से पढ़ लीजिए, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। इस लिंक पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस लिंक पे क्लिक किया, इनकम टैक्स का होम पेज, डिपार्टमेंट के साइट का होम पेज हमारे पास में खुल के आ गया। देखिए सबसे पहले ये जो डिपार्टमेंट का साइट है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और यहाँ से ही हम अपना ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं और बहुत ही आसान है। कोई यहाँ पे चार्ज देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब दो तीन चीज़ें बता दो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप अपना ITR खुद ही भर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप बस आपको फॉलो करना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपना रिटर्न खुद ही भर सकते हैं और आप दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जैसे ही डिपार्टमेंट के होम साइट पे आए, लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहला हमारे पास है रजिस्टर योर से। बिना रजिस्टर किए हम अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम नए हैं, हमने कभी यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है, तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। चूँकि मैं रजिस्टर्ड हूँ यूज़र, इसलिए मुझे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैसे रजिस्टर करें ये नहीं आता है, बहुत ही आसान है। जैसे हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, बस हमें डाटा डालना होता है। फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके हम ये सीख सकते हैं कि हम यहाँ पे रजिस्टर कैसे करें। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार रजिस्टर, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन हियर। लॉगिन हियर पे क्लिक करने के बाद में ये हमारे पास पेज खुल के आ गया, जहाँ पे हमें डिटेल डालना है। यूज़र आईडी हमेशा आपका पैन नंबर होगा, जो कि आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे इसको। चलिए पैन डालने के बाद में नीचे पूछा है पासवर्ड। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब उस समय आप पासवर्ड बनाएंगे। वो पासवर्ड क्या है यहाँ पर हमें डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके पैन के हिसाब से। लास्ट में ये कैप्चा, इसको देख के हमें भरना है। अब मान लीजिए दोस्तों ये मुझे नहीं दिख रहा, हमें लगता है कि चलिए पता नहीं चल पा रहा, तो हम यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए अब लग रहा है ये BHBBYG। लॉगिन पे क्लिक किया हमने। अब देखेंगे ये हमारा होम पेज खुल के आ गया। अब यहाँ से बहुत ही आसान है अपने रिटर्न को फाइल करना। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जाना है ई फाइल पे। नोट कीजिए दोस्तों, हमें जाना है ई फाइल पे। ई फाइल में दूसरे नंबर पे हमारे पास में ऑप्शन है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन रिटर्न। मतलब हम यहीं बना भी सकते हैं और यहीं से हम फाइल भी कर देंगे। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं इस पर। अब ये आपका यहाँ पे पैन नंबर है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना पैन नंबर। किस असेसमेंट ईयर के लिए हम लोग भर रहे हैं, तो हम लोग अभी 17-18 के लिए भर रहे हैं। ITR 1 भरना है या ITR 4। दोस्तों अभी मैं आपको ITR 1 बता रहा हूँ। ITR 1 सैलरीड क्लास पर्सन के लिए होता है। ITR 4 जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है। बिजनेस या प्रोफेशन हम कर रहे हैं तो वो ITR 4 यूज करते हैं। चलिए हम ITR 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है डू यू वांट टू डिजिटली साइन। आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसको यस कर सकते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द केसेज में ये नो ही रहेगा। इसको नो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास फॉर्म खुल गया, जिसमें बहुत सारे टैब हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन है, जनरल इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स, टैक्स डिटेल और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला चीज़ क्या है कि इनकम टैक्स की साइट पे जब भी हम कुछ वर्क करेंगे हम बैक स्पेस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, जैसे हम बैंक का अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग जब आप लोग यूज़ करते होंगे तो आपको ये बात पता हुआ कि अगर आप लॉगिन किए हुए हैं और बैक स्पेस दबाते हैं बैक आने के लिए तो वो लॉग आउट हो जाता है, बैक नहीं आता। इसी प्रकार से इनकम टैक्स की साइट पे भी क्या है, हम बैक का ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे बैक स्पेस का, नहीं तो ये आपको लॉग आउट कर देगा।
दूसरा है जो भी अमाउंट आपका है वो इंडियन में हम इंडियन रुपीज़ में लिखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप लोगों का अगर पेमेंट कहीं बाहर से आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, तो उसको आप कन्वर्ट करके जिस डेट में आया उस डेट का डॉलर रेट निकाल के और कन्वर्ट करके हम इंडियन रुपीज़ में लिखेंगे। मतलब जो भी हम अमाउंट लिखेंगे इंडियन रुपीज़ में हम लोग लिखेंगे। एक कैलेंडर इज प्रोवाइडेड फॉर सिलेक्टिंग द डेट फील्ड। डेट फील्ड सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर प्रोवाइडेड है, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल ग्रेड आर फील्ड्स आर आइदर ऑटो फील्ड। बहुत सारे आपको आगे चल रहे हम भरेंगे तो देखेंगे भी कि ग्रे कलर की फील्ड्स में भरे हुए होंगे, ग्रे कलर, उसमें या तो डाटा खुद ही ले लेगा और नहीं भी लेता है तो आप उसमें नहीं डाल सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें मुख्य हैं, मेन बातें थी जो मैंने बताई। एक बार आप सबसे पहले इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है, जैसे ही 15 मिनट का टाइमर होता है, जैसे ही ये 0 हो जाएगा ये ऑटोमेटिक आपको लॉग आउट करा देगा। तो हमें करना क्या है, टाइम टू टाइम पे सेव ड्राफ्ट करेंगे। अगर जैसे ही हम सेव ड्राफ्ट करेंगे देखेंगे दोस्तों आप, ये हमारा टाइमर फिर से स्टार्ट हो गया 15 मिनट से, और हमारा डाटा भी सेव हो जाएगा, ताकि बाई चांस कभी अचानक सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो जाए तो डाटा हमारा सेव हो। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन को। ये पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड, जो कि आपको ऑटो पॉपुलेट लेगा, यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें आप एक बार देख लेना है। ये आपका पैन कार्ड नंबर हो गया। इसके बाद में नाम हो गया, यहाँ पे सरनेम आपका ऑटो पॉपुलेटेड हो गया, ले लिया इसने, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ये आपका डाटा ऑटोमेटिक ले लेगा डाटा। इसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर है। एक चीज़ और दोस्तों, हमें अपने ITR को फाइल करने के लिए 1 जुलाई से हमें अपने ITR को फाइल करने के लिए आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। बिना आधार के लिंक के आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। तो जो ने अभी अपना आधार लिंक नहीं किया है वो पहले अपना आधार लिंक कर ले। जिनको नहीं आता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी डला हुआ है, वहाँ पे क्लिक करें लिंक पे, और वहाँ से सीख सकते हैं कि हम अपना आधार लिंक कैसे करें। सबसे पहले अपना आधार जरूर लिंक कर लीजिएगा, नहीं तो आपका फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। चलिए यह भी ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं लेता तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपका ऑटोमेटिक लिया हुआ, यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। मेल आईडी है, आप मेल आईडी डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर है, पहले से जो आपका डाटा है वो लिया हुआ है, अगर कोई चेंज करना है तो आप चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके नीचे एड्रेस है, आपको यहाँ करना क्या है, एड्रेस डाल देना है। खासकर ध्यान में रखना कि जितने ये रेड फील्ड हैं, स्टार जो लगे हुए हैं दोस्तों, ये मैंडेटरी फील्ड है, इन्हें हमें ज़रूर फिल करना है। बाकी जिन पे स्टार नहीं है, नहीं भी फिल करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कि आपका एड्रेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एम्प्लॉयर कोड। एम्प्लॉयर कोड में कई ऑप्शन है हमारे पास। गवर्नमेंट है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो गवर्नमेंट फिल कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर है, अगर पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो इस ऑप्शन को, और उसके अलावा अगर प्राइवेट में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी, तो हम अदर सेलेक्ट करके चलेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया अदर। अब ये आपसे स्टेटस पूछ रहा है, रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल। अभी हमें सिंपल सा यही समझना कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम रेजिडेंशियल हैं, और हम इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडियन है लेकिन हम सालों भर इंडिया के बाहर रहते हैं, या 6 महीने 8 महीने इंडिया के हम बाहर रहते हैं, तो हम NRI आएंगे। इस चीज़ के ऊपर मैं आगे अगर आप लोग कहेंगे कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से कहिएगा, मैं इस पर भी आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रेसिडेंट, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ तो रेसिडेंट यूज़र में, और मोस्ट ऑफ द केस में रेसिडेंट यूज़र ही सिलेक्ट होगा। इसके बाद रिटर्न फाइल्ड अंदर। अब आता है कि किस सेक्शन में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके लिए ध्यान नहीं रखना है कि अगर हम ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यहाँ आपको समय पे ये मैसेज शो होता रहेगा, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू सेव योर वर्क फ्रिक्वेंटली, प्लीज़ क्लिक सेव ड्राफ्ट टू सेव योर वर्क एज द डाटा यू माइट हैव फिल्ड विल बी लॉस्ट इफ सेशन इज टाइम आउट। कह रहा है कि अगर सेशन टाइम आउट हो गया तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए टाइम टू टाइम पे सेव ड्राफ्ट करते रहिए। हम कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। चलिए, तो मैं बता रहा था आपको कि रिटर्न जो कि किस सेक्शन में फाइल कर रहे हैं। अगर हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद में फाइल कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे आफ्टर ड्यू डेट। जैसे जिनका ऑडिट नहीं होता है उनका रिटर्न का फाइल क्या है, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका ऑडिट
करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से। उनका क्या है, 31 जुलाई है ड्यू डेट। अगर हम 31 जुलाई या 31 जुलाई के पहले भर रहे हैं तो हम ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे, और 31 जुलाई के बाद में हम अगर फाइल कर रहे हैं तो हम आफ्टर ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे। चूँकि अभी 31 जुलाई ख़त्म नहीं हुआ है तो हम सेलेक्ट करते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अब यहाँ भी पूछता है कि आपका जो ये रिटर्न है रिवाइज है या ओरिजिनल है या रिवाइज है। तो हम अभी पहली बार भर रहे हैं तो हमारा क्या है, ओरिजिनल है। मैंने इसलिए पहले आपको कहा कि देखिए इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप अपना रिटर्न खुद ही भर सकते हैं। उसके बाद भी अगर बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, रिवाइज़ करने का हमारे पास में ऑप्शन है, मतलब हम अगर गलती होती है हमें बाद में पता चलता है तो हम बाद में उस को आके क्या कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। चलिए अभी ओरिजिनल है, ओरिजिनल फिल कर लेते हैं। इसके बाद अब ओरिजिनल पे है तो देखेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं, ग्रे कलर की है, मतलब इसमें हम कोई एडिट नहीं कर सकते। जब आपको रिवाइज करना होगा, जब आप रिवाइज सेलेक्ट करेंगे तो कह रहा है कि यहाँ भी आप सिलेक्ट कीजिए। अगर रिवाइज हम सिलेक्ट करेंगे चलिए इसके ऊपर मैं आपको नया वीडियो बना के दूंगा, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस पर। तो हमारा क्या है, ओरिजिनल रिटर्न है। अब आते हैं नीचे सबसे लास्ट में, यहाँ पे एक है आर यू गवर्न बाय पुर्तगाली सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A। ये देखिए दोस्तों, एक सब पे अप्लाई नहीं होता, ये केवल गोवा के स्टेट में अप्लाई होता है, और गोवा के स्टेट में भी कुछ सिलेक्टेड केसों पे अप्लाई होता है। तो हमें नॉर्मली यहाँ 99% केसेस में हमें यहाँ पे नो ही करना, और आप भी नो ही करेंगे। अब हमारे क्या है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनकम डिटेल पे जाते हैं। यहाँ पे हमें अपना इनकम डिटेल डालना है। अब मैं आपको सहायता हो इसलिए मैं अपना इनकम डिटेल भी खोल लेता हूँ। ये दोस्तों मेरा इनकम डिटेल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन, सबसे पहला जो हमें यहाँ पे डालना है, इनकम फ्रॉम सैलरी से कितना है। अब सैलरी का दोस्तों आपके पास फॉर्म 16 होगा, 16 है फॉर्म 16 जो एम्प्लॉय इशू करता है। एक मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये होता है फॉर्म 16, इस प्रकार से मिलता है आपको फॉर्म 16। ये पार्ट 1 हो गया, ये फॉर्म 16 का पार्ट B हो गया, आपको एक साथ एक ही में मिलेगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो डिटेल डालना है, फिगर डालना है, वो हमें डालना है फॉर्म 16 के जब B में आप जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। ये मेरा नहीं है दोस्तों, ये मैं एक सैंपल दिखा रहा हूँ आपको। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यहाँ पे टोटल अमाउंट होगा, उस टोटल अमाउंट को उठा के हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ पे डालना है। चलिए, क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम पे नहीं है, मेरी जो सैलरी इनकम है ये है 2,27,400, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2,27,400। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, जिस एक में आप रहते हैं, एक पे रेंट में देते हैं, तो रेंट का जो इनकम आता है उसको आप इसमें डाल सकते हैं। या रेंट का इनकम नहीं आता आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, एक ही है, आप रहते हैं उसमें, आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसका भी डिटेल जो है इसमें डाल देते हैं। आपने कुछ रिनोवेशन कराया है, मरम्मत करवाया है, तो उसमें एक लिमिट है जो कि आप कमेंट में डालिएगा, और कुछ ही समय में मैं उसके ऊपर भी, एक हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो डालूंगा। तो इसका मतलब क्या है, मेन आप समझिए कि अगर कोई लोन आपका चल रहा है तो उसका रिपेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का चाहे प्रिंसिपल का, तो उसका आप माइनस के फिगर में यहाँ पे डाल सकते हैं। चूँकि लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे पास में जो उसमें हम रहते हैं उसके अलावा एक ही हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, एक में हम रहते हैं उसके अलावा एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो हम फिर ITR 1 फाइल नहीं करेंगे, ITR 2 फाइल करेंगे। इसको ओके कर देते हैं। चलिए, अभी मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी से मैं रहता हूँ और कोई इनकम नहीं है, ना मैंने उस पर कोई लोन लिया हो, ना कोई मैं ब्याज भरता हूँ, तो मैं इसको 0 छोड़ सकता हूँ। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स के इनकम में क्या आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आपको मिलता है,
इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मिलता है। आपका कहीं से जैसे काम कर रहे हैं आप, सैलरी के अलावा, जॉब के अलावा कहीं काम करते हैं, वहाँ से आपको कमीशन इनकम आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे मेनली 2-3 ही यही हेड हैं। कमीशन आपको मिलता है, लेकिन कमीशन आपका प्रोफेशन नहीं है, आप कहीं पार्ट टाइम कहीं करते हैं, कमीशन मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आता है, वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। ये 3-4 मेजर हेड है। चलिए, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक जॉब के अलावा पार्ट टाइम काम करता हूँ, नेटवर्किंग बिजनेस करता हूँ मैं, वहाँ से मेरे को इनकम आई है 2,08,000। अब मैं एक कैलकुलेटर खोल लेता हूँ इसका, 2,08,000 ये अमाउंट है, प्लस में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट नील है मेरा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है वो नील है, क्योंकि मैंने फिक्स डिपॉजिट नहीं कराया हुआ है, इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 2,084, आपके पासबुक से मिल जाएगा या स्टेटमेंट से मिल जाएगा, इसको ऐड करते हैं 2,084। कितना टोटल हो गया, ये हो गया 2,10,084। यहाँ पे डाल देते हैं इसको 2,10,084। चलिए, अब बहुत सारे दोस्तों के मन में, जो लोग जानते होंगे उनके मन में एक डाउट आएगा कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का तो 10,000 तक हमें माफ़ होता है, फिर हम 2,000 इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, करना क्या होता है, हमें पहले ऐड करना होता है, और नीचे एक सेक्शन है ATTTA, उसमें आपको क्या है, उसमें आपको छूट लेना है। तो पहले हम इसको अपने अदर सोर्स से इनकम में जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे डिडक्शन के में जाएंगे, तो ATTTA में उसको डिडक्शन लेंगे, जो कि मैं आपको बताऊँगा। अब चलिए, हमारा इनकम पार्ट मेजर ख़त्म हो गया। हमारा टोटल इनकम जो बना, ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारे पास बन गया, ये बन गया 4,37,484। अब आता है हमारा डिडक्शन पार्ट। डिडक्शन पार्ट में क्या है, मेनली इसमें 2-3 सेक्शन होते हैं जो कि मोस्टली होते हैं। जैसे ATC हो गया। ATC में क्या है, ATC जैसे LIC का हम प्रीमियम भरते हैं, PF जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो हमारा कट्टा है, वो पहले हम सैलरी में जोड़ते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम आके घटाते हैं। प्रिंसिपल होम लोन अगर हमने लिया हुआ है तो उसका यहाँ से भी ले सकते हैं हम। चिल्ड्रन स्कूल जो जाते हैं, उनका स्कूल में जो फीस जाता है, उसमें कुछ पार्ट ट्यूशन फीस का भी होता है, उस ट्यूशन फीस का भी हम यहाँ पे छूट ले सकते हैं। तो ATC में मेरा जो है, मैं आपको बता देता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ मैं, जो कि 15,000 मेरा हाफ ईयरली जाता है इस साल का, जो मैंने 17/2 को भरा है। 15,000 इंटू 2 30,000। लेकिन दोस्तों, एक और मैंने इसी साल भरा है 15 मार्च। ये जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के पीरियड के लिए भर रहे हैं। और दूसरा जो मैंने भरा है इंश्योरेंस, ये 12/5/2016 मतलब करंट ईयर में भरा है, लेकिन ये है पिछले साल के लिए। कब के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए, मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए होगा। अब यहाँ पे हमें छूट लेना है। 30,000 मैंने इस साल के लिए भरा है, 30 साल पिछले साल के लिए भरा है, लेकिन भरा इसी साल में है, तो 30 + 30 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60,000। अब मैं आपको बता देता हूँ, बहुत डाउट हुआ कि सर हम इसी साल का ले सकते हैं, पहले का चाहे आगे का नहीं ले सकते हैं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। देखिए, इनकम टैक्स ये कहता है कि आप जो LIC का डिडक्शन, प्रीमियम का डिडक्शन लेंगे, जिस साल में आपने पेमेंट किया है उस साल में लेंगे। जिस साल में पेमेंट नहीं किया उस साल में आपको अलाउड नहीं होगा। मतलब अगर मैंने पिछले 5 साल पे नहीं किया है और इस साल में मैं पूरे 5 साल पिछला और एक इस साल नया साल 6 साल का पे कर देता हूँ, तो मैं पूरे 6 साल का डिडक्शन यहाँ पे डालूँगा। मतलब जिस साल में हम पे करते हैं उस साल के ITR रिटर्न में हम उस पूरे को डिडक्शन लेंगे। चलिए, समझ में आ गया? नहीं कुछ समझ में आया होगा? कहीं भी कोई भी दोस्तों डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उस पर मैं रिप्लाई आपको दूंगा। इसके बाद दूसरा मेजर सेक्शन होता है 80D। 80D क्या होता है, जो मेडिक्लेम हम करवाते हैं वो होता है। अब मेडिक्लेम में आप अपने लेकर आते हैं। आप मेडिक्लेम का क्लेम कब कब कर सकते हैं, हम अपने लेकर आ रहे हैं, चाहे अपने जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके लेकर आ रहे हैं जो हम पे डिपेंडेंट है, चाहे अगर कोई फादर मदर पेरेंट्स भी हैं और वो हम पे डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी कराते हैं, तो उसका भी छूट मिलता है। चलिए, सेल्फ के लिए भी डालता हूँ मैं, एक बार सेल्फ ड्राफ्ट करता हूँ, टाइम बहुत कम बचा होगा। फिर देखिए, टाइमर 15 मिनट से स्टार्ट हो गया। चलिए फिर आ जाते हैं, सॉरी अभी तो ऊपर आते हैं। सिलेक्ट किया मैंने किया सेल्फ
एंड फैमिली इंक्लूड कोई पेरेंट्स में डिपेंडेंट है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, और 12,000 मेरा जाता है मेडिक्लेम का। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 12,000 का मेरा जाता है मेडिक्लेम। एक चीज़ दोस्तों और हम लोग मिस कर गए, पीएफ, ईपीएफ जो कि मेरा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है। पहले मैंने बताया कि क्या करना होता है उसको, पहले आपको जो सैलरी में डिडक्शन दिखाया हुआ है उसमें ऐड करना होता है, और आके यहाँ पे हमें 80C में उसको छूट लेना होता है। 60,000 और 32,040, ये हो गया आपका 92,040, ले लिया इसको। चलिए हमारा ये भी हो गया, मेडिक्लेम हो गया, इसके अलावा और कुछ है नहीं मेरे पास। अब एक रह गया कौन सा, जो हमने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अकाउंट जो हमने डाला था 2,080 रुपये यहाँ पे, उसका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्शन है ATTTA, यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, 10,000 के नीचे जितना भी लिमिट है हम 10,000 तक का छूट यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जितना तक है उतना ही। जैसे 2,084 है तो मैंने यहाँ पे 2,084, इफेक्ट क्या हो गया, जीरो का हो गया, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज़ से हमें इसको फाइल करना, इसी प्रकार से हमें शो करना। अब हमारा इनकम भी पूरा डिटेल हो गया और डिडक्शन पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी डिडक्शन में आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो हमने अपने टॉपिक में यहाँ कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको क्वेरी कर सकते हैं। अब हमारा आ गया क्या, टैक्सेबल इनकम आ गया 3,31,360। ग्रॉस टोटल इनकम था हमारा कितना, 4,37,484। टोटल डिडक्शन हुआ 1,06,000, तो उसमें से माइनस करके इनकम हमारा कितना आ गया, 3,31,360, जिसमें हमारा टैक्स लगेगा। चलिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। टैक्स पेबल कितना बना, 3,31,000 पे 3,136 रुपये। लेकिन दोस्तों रिबेट मिलता है हमें 87A में, जो कि असेसमेंट या 17/18 में मैक्सिमम जो है 5,000 तक का रिबेट है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी इनकम, टैक्सेबल इनकम डिडक्शन के बाद में अगर 5 लाख तक है, 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो हमें अपने टैक्स में 5,000 का छूट मिलता है, 5,000 तक का छूट मिलता है। जैसे मेरा अगर टैक्स 2,000 आया तो 2,000 जो हो जाएगा, माइनस माफ़ हो जाएगा। 4,000 आया तो 4,000 माफ़ हो जाएगा, मुझे 1 रुपये भरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 5,000 आया तो 5,000 माफ़ हो जाएगा। 5,000 से ऊपर आया, जैसे मेरा 8,136 है, तो इसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा। अब जो बता, टैक्स आफ्टर डिबेट कितना हुआ, 3,136 रुपया। इस पर सेस, एजुकेशन सेस, सीनियर हायर सेस 94 रुपया हो गया। टैक्स 3200, टोटल टैक्स कितना आ गया, 3,230 रुपया। टैक्स पेबल कितना आ गया, इंटरेस्ट कोई लगेगा नहीं क्योंकि ड्यू डेट के पहले हम फाइल कर रहे हैं। टैक्स पेबल कितना आ गया, 3,230 रुपये। चलिए ये अब हमारा काम कंप्लीट हो गया इनकम पार्ट का। अब टैक्स डिटेल हम पे आएंगे, अगला पार्ट है टैक्स पे। अगर कोई TDS आपका कटा हुआ है सैलरी में, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट में ले लेगा। चूँकि मेरा कोई TDS पे सैलरी पे TDS नहीं कटा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लिया इसने। और अगर बाई चांस ऑटो पॉपुलेटेड में नहीं लेता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आपके फॉर्म सेक्शन में एम्प्लॉयर का 10 नंबर होगा, यहाँ पे 10 डालेंगे। यहाँ जिस कंपनी में जिसमें काम करते हैं एम्प्लॉयर का नाम डालेंगे, कितना सैलरी है उस वो टोटल सैलरी यहाँ पे डालेंगे, और TDS कितना कटा वो डालेंगे। एक से ज़्यादा डाटा डालना होगा आपको, तो आप यहाँ पे टिक करके यहाँ ऐड करेंगे तो दूसरा रो भी आपका खुल जाएगा वहाँ पे। जैसे कई बार होता है कि 6 महीने हम किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, 6 महीने कहीं और करते हैं, तो और दोनों ने हमारा TDS काटा हुआ है, तो हम दोनों का अलग अलग डिटेल डालेंगे तो हम नया ऐड भी कर सकते हैं। मैं पूरे में इसको कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि आपको आसानी होगा। इसके बाद दूसरा आता है, ये जो है TDS सैलरी पे है, सैलरी का जो भी TDS कटा होगा यहाँ पे डिटेल आएगा। वैसे तो नॉर्मली ऑटोमेटिक ही ले ऑटो पॉपुलेट ले लेगा। दूसरा क्या है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम, सोर्स ऑफ फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, मतलब सैलरी के अलावा जो भी TDS कटा है उसका डिटेल हम यहाँ पे देंगे। जैसे देखिए दोस्तों, मेरा TDS कटा हुआ है अदर सोर्स पे, जिसने काटा है एम्प्लॉयर का 10 नंबर आ गया, एम्प्लॉयर का नाम आ गया, एम्प्लॉयर सॉरी कर सकता हूँ मैं, कंपनी का 10 नंबर आ गया, कंपनी का नाम आ गया, डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट आ गया 2,08,000। किस साल में डिडक्ट हुआ, 2016 हुआ। 10,400 मैंने पूरा क्लेम किया है, इसमें पूरा ही डालेंगे दोस्तों, सिंपल सी बात है। जितना हमारा कटा उतना पूरा इसमें डलेगा। ये आ गया। अब देखिए इसमें बाई चांस किसी कहीं और भी कटा होता मेरा और यहाँ पे नहीं आया होता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं उसका डिटेल। अभी है नहीं तो उसको हम कर देते हैं डिलीट।
तो इस प्रकार से आप नया रो ऐड करके वहाँ डिटेल भी डाल सकते हैं। जैसे टोटल इनकम कितना है इसमें 2,08,000 दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा कमीशन इनकम जो अलग से आया हुआ है 2,08,000 रुपये आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। TCS हमारे किसी काम का नहीं होता, इसको भूल जाइए, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगला आ गया डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो टैक्स आपने पहले जमा कराया होगा बैंक में, उसका डिटेल हमें यहाँ पर डालना है। चूँकि मैंने कोई जमा नहीं कराया, क्यों नहीं जमा कराया? क्योंकि मेरा टैक्स कितना बनता है 3230 रुपये, और मेरा TDS ऑलरेडी कटा हुआ है 10,400। तो मुझे टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो रिफंड का केस है। लेकिन बाई चांस आपका, अगर एक एग्जांपल लीजिए कि आपका टैक्स बनता है 10,400 और TDS कटा है 3200 रुपये, तो आपको बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो भरना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? चालान भरेंगे आप वहाँ पे। तो वो जो चालान आपने भरा होगा उस पर क्या होता है, BSR डिटेल होता है, वो BSR डिटेल आप यहाँ पे देंगे। अब तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ जो डिपॉजिट होगा चालान का वो यहाँ पर डालेंगे, चालान का सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर डालेंगे, और कितना अमाउंट आपने पे किया है वो यहाँ पर डालेंगे। और एक से ज़्यादा अगर चालान किया है तो उसी प्रकार से एक में डिटेल डालने के बाद हम इस पर टिक करके नया ऐड करेंगे और चालान वाइज डिटेल हम यहाँ पे भर देंगे। चूँकि मैंने कोई जमा नहीं कराया, मैं इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ। अब हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगला, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे। अब हमारा टैक्स कितना बना था 3200 समथिंग 30 रुपये। अब चलिए टैक्स हमारा TDS कितना कटा 10,400। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एडवांस टैक्स हमने कुछ जमा नहीं कराया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब बैंक में हमने कुछ जमा नहीं कराया। TDS कितना कटा हमारा 10,400। टैक्स हमारा 3230 रुपये कटा था। अब अमाउंट रिफंड कितना आ गया 7,170। क्योंकि हमारा टैक्स कम बनता है, TDS मेरा ज़्यादा कटा हुआ है, तो ये अमाउंट हमारा रिफंड के रूप में आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 7,170 रुपये। इसके बाद ये ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो एक चीज़ है एग्जेम्प्ट इनकम। ये जो एग्जेम्प्ट इनकम है दोस्तों, ये रिपोर्टिंग पर्पज़ से होता है। एग्जेम्प्ट इनकम जैसे मेनली कोई आपका डिविडेंड इनकम आता है, क्योंकि डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 या 5,000 से कम तक का है, तो यहाँ ITR भर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक चीज़ रखना है कि अगर एग्जेम्प्ट इनकम 5,000 एग्रीकल्चर अगर आपका इनकम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, वो 5,000 अगर नीचे तक का है तो यहाँ दिखा के ITR 1 भर सकते हैं। 5,000 से अगर ऊपर हो जाता है तो फिर रहेगा एग्जेम्प्ट ही, लेकिन हमें ITR 2 भरना पड़ेगा, फिर हम ITR 1 नहीं भर पाएंगे। तो मेरा कुछ भी यहाँ एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है मेरे पास, मैं 0 डाल देता हूँ। उसके बाद आते हैं, अगर इनके अलावा कोई और एग्जेम्प्ट इनकम है जिनका यहाँ स्पेसिफाई नहीं है तो आप अदर में यहाँ पे नाम डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब आता है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में बैंक अकाउंट इन विच रिफंड, किस अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं उस अकाउंट डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैंक डिटेल में क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना बैंक का IFSC कोड देना है, जो कि आपके चेकबुक पे मिल जाएगा, आपके पासबुक में मिल जाएगा, और नहीं तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे कर सकते हैं मैं बता भी देता हूँ दोस्तों। हम जाएंगे यहाँ पे, हम कहेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा यूनियन बैंक में यूनियन बैंक सरिता विहार IFSC कोड, मैंने क्लिक किया एंटर। हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं जब तक, तो टाइम खत्म होगा तो दोबारा मेहनत में करना पड़ेगा। सेव ड्राफ्ट हो गया है, कोई बात नहीं, सेव ड्राफ्ट हो गया है। चलिए अब तक अभी क्या होगा, थोड़ा सा दोस्तों नेट स्लो है तो थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से हम कैसे, अगर हमें नहीं भी पता, हमारे पास पासबुक में नहीं है, बाई चांस कई बार पासबुक हमारे पास में नहीं है, तो हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। ये मेरे पास आ गया सरिता विहार का, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अब दोस्तों यहाँ पे आएगा मेरा बैंक का, बैंक आ गया। बैंक का एड्रेस मिला लीजिएगा, G101 हॉल ये है सरिता विहार में, ये मेरा बैंक एड्रेस ठीक है। यहाँ पे IFSC कोड होगा, यहाँ पे हम कॉपी में ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्पेस ज़्यादा है, फिर वो हमारा वहाँ पे गलत बताएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
इसको हाँ, यहाँ पे देखिए कहीं लास्ट में भी कहीं भी गैप नहीं है। कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने इसको, चाहे आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। आगे हमारा आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आएंगे नेम ऑफ बैंक, जो कि ऑटोमेटिक ले लेगा ये, जैसे आप IFSC कोड इंटर कर देंगे। आगे अकाउंट नंबर हमें पूरा डालना है। जैसे कई बार क्या होता है, अकाउंट नंबर में पहले 0000 करके होता है, तो हम क्या करते हैं लास्ट का 3 डिजिट डालते हैं। नहीं, अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे पूरा डालना है दोस्तों। मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ यहाँ पे, ये अकाउंट नंबर हम हो गया। अब ये एक केवल इस ITR, इस साल के ITR के लिए एक फील्ड है। आपको याद होगा कि हमारे देश में नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन पीरियड जो था, उस पीरियड में नोटबंदी के दौरान में, जो कि कब से था, 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक था। उस पीरियड में अगर आपने इस अकाउंट में कैश जमा कराया, चाहे एक दिन में चाहे पूरे महीने, पूरे पीरियड में एग्रीगेट कैश अगर 2 लाख से ऊपर जमा कराया है, तो यहाँ पे आपको डिटेल डालना पड़ेगा कितना आपने जमा कराया है। अगर 2 लाख से नीचे है या नहीं है तो 0 आप यहाँ पे करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मेरे पास एक ही अकाउंट है। हमें ध्यान एक चीज़ रखना है कि हमें जितने अकाउंट हैं सभी का हमें डिटेल देना है। इसके अलावा जितने भी अकाउंट हमारे होंगे जो कि साल में कभी भी हमारे पास थे, वो हमें यहाँ पे डालना है। आगे अगर मेरे पास 3 अकाउंट है तो यहाँ पे डिटेल डालने के बाद में आप यहाँ से ऐड करके फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, मतलब आप जितने अकाउंट होल्ड करते हैं उस सारे की डिटेल आप यहाँ पे देंगे। चूँकि मेरे पास एक ही अकाउंट है तो मैं एक ही अकाउंट डाल के आगे बढ़ता हूँ। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब नीचे आएगा, नीचे आपका वेरिफिकेशन आएगा, जो कि यहाँ आपका नाम होगा, यहाँ फादर नेम होगा, ऑटोमेटिक ले लिया इसने। नहीं भी लेगा तो आप यहाँ से मैनुअली डाल सकते हैं। प्लेस में डाल देता हूँ, यहाँ पे प्लेस डाल देंगे आप। डेट जो कि मैनुअल ऑटोमेटिक ले लेगा, और आपका पैन नंबर यहाँ पे शो करता है, ये पैन नंबर आपका हो गया। अब हमें प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, एक बार प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करने से पहले एक बार ये इंश्योर कर लीजिए कि हमारा डाटा सारा सही तरीके से फिल हो गया। एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप, चूँकि मुझे पता है कि मैंने सही डाला है। और रीचेक करने के बाद जब आप कंफर्म हो जाए कि सब डाटा ठीक डल गया है, कहीं कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। इनकम टैक्स डाटा माइट बी टेम्पोररी अनअवेलेबल। चलिए, कोई बात नहीं। अगर आपको ये मैसेज शो हो जाता है तो आपको क्या करना है कि दोबारा अकाउंट में लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में, चूँकि हमने सेव ड्राफ्ट किया हुआ है, हमारा सारा डाटा है, तो इसलिए आपको सेव ड्राफ्ट के बाद में सीधे वहाँ जाना है और फिर दोबारा प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। वहाँ से वो आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उस फॉर्म को आप ओके कर देंगे, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाला जो वीडियोज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको टाइम से मिलता रहे। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।